नमस्कार दोस्तों, आज है शनिवार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शिंजन और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रवीण कोमल। मित्रों, शिंजन में आज बात करेंगे हम भारत के हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। जनाब रफ़ी साहब भारतीय संगीत जगत के एक ऐसे फनकार जिनके गीत और जिनकी यादें रहती दुनिया तक हमारे जहन में ताज़ा रहेंगी। प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद अक्सर मोहम्मद रफ़ी के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते थे। एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने ना तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की और ना ही किसी खास खाने की फरमाइश की। उसकी सिर्फ एक इच्छा थी जिसे सुनकर जेल कर्मचारी सन्न रह गए। उसने कहा कि वो मरने से पहले रफ़ी का बैजू बावरा फिल्म का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। इस पर एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वह गाना बजाया गया। दुनिया के रखवाले। आपको बता दें कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने 15 दिन तक रियाज किया था और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज़ इस हद तक टूट गई थी क्योंकि उन्होंने इस हाई पिच में ये गीत गाया था कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रफ़ी शायद कभी अपनी आवाज़ वापस नहीं पा सकेंगे। लेकिन रफ़ी ने लोगों को गलत साबित किया और भारत के सबसे लोकप्रिय गायक बने। 4 फरवरी 1980 को श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर मोहम्मद रफ़ी को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक शो के लिए आमंत्रित किया गया था। उस दिन उनको सुनने के लिए 12 लाख कोलंबो वासी जमा हुए थे, जो उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने और प्रधानमंत्री प्रेमदासा उद्घाटन के तुरंत बाद किसी और कार्यक्रम में भाग लेने जाने वाले थे, लेकिन रफ़ी के जबरदस्त गायन ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया और वह कार्यक्रम खत्म होने तक वहां से हिले नहीं। मोहम्मद रफ़ी की बहू और उन पर एक किताब लिखने वाली यास्मीन खालिद रफ़ी कहती हैं कि रफ़ी की आदत थी कि जब वह विदेश के किसी शो में जाते थे तो वहाँ की भाषा में एक गीत जरूर सुनाते थे। और उस दिन कोलंबो में भी उन्होंने सिंघला में एक गीत सुनाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिंदी गाने सुनाने शुरू किए भीड़ बेकाबू हो गई। और ऐसा तब हुआ जब भीड़ में किसी को शायद ही हिंदी समझ में आती थी और रफ़ी के तर्कश में सभी तीर होते थे। मित्रों, उनके बारे में फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर था कि अगर एक गीत में इजहार इश्क की 101 विधाएँ दर्शानी हों तो आप सिर्फ एक ही गायक पर अपना पैसा लगा सकते हैं और वो हैं जनाब मोहम्मद रफ़ी। चाहे वो किशोर प्रेम का अल्हड़पन हो, दिल टूटने की व्यथा हो, परिपक्व प्रेम के उद्गार हों, प्रेमिका से प्रणय निवेदन हो या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफ़ी का कोई सानी नहीं था। प्रेम को छोड़ ही दीजिए, मानवीय भावनाओं के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गज़ल, मोहम्मद रफ़ी के तर्कश में सभी तीर मौजूद थे। रफ़ी को पहला ब्रेक दिया था श्याम सुंदर ने पंजाबी फिल्म गुल बलोच में। मुंबई की उनकी पहली फिल्म थी गांव की गोरी। नौशाद और हुसनलाल भक्तराम ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उस जमाने में शर्मा जी के नाम से मशहूर आज के खयाम ने फिल्म बीवी में उनसे गीत गाए। खयाम याद करते हैं 1949 में मेरी उनके साथ पहली गज़ल रिकॉर्ड हुई जिसे वली साहब ने लिखा था। अकेले में वह घबराते तो होंगे, मिटा के वह मुझको पछताते तो होंगे। और रफ़ी साहब की आवाज़ के क्या कहने, जिस तरह मैंने चाहा उन्होंने उसे गाया और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो ये गाना रेज ऑफ द नेशन हो गया। मोहम्मद रफ़ी के करियर का सबसे बेहतरीन वक्त था 1956 से 1965 तक का समय। इसी बीच उन्होंने कुल 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और रेडियो सिलोन से प्रसारित होने वाले बिनाका गीतमाला में 2 दशकों तक वो छाए रहे, जिसको अमीन सयानी आपने सुना होगा। भाई और बहनों, पहले पायदान पर है, एक हमें आँख की लड़ाई मार गई। तो वैसे वो जो अमीन सयानी प्रोग्राम चलाते थे बिनाका गीतमाला, उसमें ये छाए रहे रफ़ी साहब। लेकिन रफ़ी के करियर को झटका लगा 1959 में, जब आराधना फिल्म रिलीज़ हुई। राजेश खन्ना की आभा ने पूरे भारत को चकाचौंध कर दिया और R.D. बर्मन ने बड़े संगीतकार बनने की तरफ अपना पहला बड़ा कदम बढ़ाया। आराधना के सभी गाने पहले रफ़ी ही गाने वाले थे।
अगर SD बर्मन बीमार नहीं हो पड़ते और RD बर्मन ने उनका काम नहीं संभाला होता तो किशोर कुमार सामने आते ही नहीं। और वैसे भी आराधना के पहले 2 ड्यूट जो थे वो रफ़ी ने ही गाए थे। पंचम ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो रफ़ी की जगह किशोर को लाएंगे। जहाँ तक रफ़ी की लोकप्रियता में गिरावट की बात है, उसके कुछ कारण थे। जिन अभिनेताओं के लिए रफ़ी गा रहे थे, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र और संजीव कुमार, वे पुराने पड़ गए थे और उनकी जगह नए अभिनेता ले रहे थे और उनको नई आवाज़ की ज़रूरत थी। RD बर्मन जैसे संगीतकार उभर कर सामने आ रहे थे और उन्हें कुछ नया करके दिखाना था। 70 के दशक की शुरुआत में संगीतकारों ने मोहम्मद रफ़ी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया था, सिवाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। लक्ष्मीकांत तो अब रहे नहीं, लेकिन प्यारेलाल जरूर हैं जो कहते हैं कि उन्होंने रफ़ी का नहीं बल्कि रफ़ी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जाने माने ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी मोहम्मद रफ़ी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। सयानी कहते हैं, एक बार लक्ष्मीकांत ने मुझे बताया कि जब वो पहली बार रफ़ी के पास गाना रिकॉर्ड कराने के लिए गए तो उन्होंने उनसे कहा कि हम लोग नए हैं, इसलिए हमें कोई प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं देगा। हमने आपके लिए एक गाना बनाया है, अगर आप इसे गा दें कम पैसों में तो बहुत मेहरबानी होगी। रफ़ी ने धुन सुनी, उन्हें बहुत पसंद आई और वह उसे गाने के लिए तैयार हो गए और रिकॉर्डिंग के बाद वह रफ़ी के पास थोड़े पैसे लेकर गए, लेकिन रफ़ी ने पैसे यह कहते हुए वापस लौटा दिए कि यह पैसे तुम आपस में बांट लो और इसी तरह बांट कर खाते रहो। लक्ष्मीकांत ने बताया कि उस दिन के बाद से उन्होंने रफ़ी की वह बात हमेशा याद रखी और हमेशा बांट कर खाया। रफ़ी बहुत कम बोलने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। उनकी बहू यास्मीन खुर्शीद बताती हैं कि ना तो वह शराब या सिगरेट पीते थे और ना ही पान खाते थे। बॉलीवुड की पार्टियों में भी जाने का उन्हें कोई शौक़ नहीं था। घर पर वह सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनते थे, लेकिन जब वह रिकॉर्डिंग पर जाते थे तो हमेशा सफ़ेद कमीज़ और पतलून पहना करते थे। उनको स्टाइलिश घड़ियों और फैंसी कारों का बहुत शौक़ था। लंदन की कारों के रंगों से वो बहुत प्रभावित रहते थे, इसलिए एक बार उन्होंने अपनी फिएट कार को तोते के रंग में हरा रंगवा दिया था। उन्होंने एक बार मजाक भी किया था कि वह अपनी कार को इस तरह से सजाते हैं जैसे दशहरे में बैल को सजाया जाता है। और रफ़ी कभी कभी पतंग भी उड़ाते थे दोस्तों, और अक्सर उनके पड़ोसी मन्ना डे उनकी पतंग काट दिया करते थे। वह बहुत अच्छे मेहमानबाज भी थे, दावतें देने का उन्हें बहुत शौक़ था। उनके नज़दीकी दोस्त खयाम बताते हैं कि रफ़ी साहब ने कई बार उन्हें और उनकी पत्नी जगजीत कौर को साथ खाने पर बुलाया था और उनके यहाँ का खाना बहुत उम्दा हुआ करता था। यास्मीन खालिद बताती हैं कि एक बार वो ब्रिटेन में कॉवेंट्री में शो कर रहे थे, तब वो अपने पति खालिद के साथ उनसे मिलने गईं तो वह थोड़े ख़राब मूड में थे क्योंकि उन्हें वहाँ ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने पूछा कि यहाँ से लंदन जाने में कितना समय लगेगा। खुर्शीद ने जवाब दिया कि यही कोई 3 घंटे। फिर वो यास्मीन की तरफ मुड़े और पूछा, क्या तुम 1 घंटे में दाल चावल और चटनी बना सकती हो? यास्मीन ने जब हाँ कहा तो रफ़ी बोले कि चलो लंदन चलते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम 7 बजे शो शुरू होने से पहले वापस कॉवेंट्री लौट आएंगे। रफ़ी, खालिद और यास्मीन बिना किसी को बताए लंदन गए। यास्मीन ने उनके लिए झटपट दाल चावल और चटनी और प्याज टमाटर का सलाद बनाया। रफ़ी ने खाना खाकर यास्मीन को बहुत दुआएं दी और ऐसे लगा जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। जब उन्होंने कवेंट्री लौटकर आयोजकों को बताया कि वह सिर्फ खाना खाने लंदन गए थे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। एक किस्सा और कि रफ़ी को बॉक्सिंग के मुकाबले देखने का बहुत शौक़ था और मोहम्मद अली उनके पसंदीदा बॉक्सर थे। 1977 में जब वह एक शो के सिलसिले में शिकागो गए तो आयोजकों को रफ़ी के इस शौक़ के बारे में पता चला। उन्होंने रफ़ी और अली की एक मुलाकात कराने की कोशिश की, लेकिन यह इतना आसान काम भी नहीं था। लेकिन जब अली को बताया गया कि रफ़ी भी गायक के रूप में उतने ही मशहूर हैं जितना कि वह एक बॉक्सर के रूप में हैं, तो अली उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। दोनों की मुलाकात हुई और रफ़ी ने बॉक्सिंग पोज में मोहम्मद अली के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। संगीतकार नौशाद और लता मंगेशकर दोनों के साथ रफ़ी ने काफ़ी काम किया। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज से, हमारे सरकारों से, हमारे सरोकारों से एक गिला भी है कि रफ़ी को उनके जीवित रहते वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वह हकदार थे। लेकिन रफ़ी ने सम्मान पाने के लिए कभी लॉबिंग भी नहीं की जैसे आजकल होता है।
और ये देख कर के उन्हें सिर्फ पद्मश्री ही मिल सकेगा। मैं मानता हूँ कि उन्हें अपना हक नहीं मिला, उन्हें इससे कहीं ज़्यादा मिलना चाहिए था। 1967 में जब उन्हें पद्मश्री मिला तो उन्होंने कुछ समय तक सोचा कि इसे अस्वीकार कर दें, लेकिन फिर उनको सलाह दी गई कि आप एक ख़ास समुदाय से आते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गलत समझा जाएगा, और उन्होंने इस सलाह को मान लिया। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो पद्म भूषण का इंतज़ार करते तो वो उनको ज़रूर मिलता और वो निश्चित रूप से उसके हकदार भी थे। शिंजन में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक धरती, सूरज, चांद, सितारे रहेंगे, जब तक ये कुदरत रहेगी, तब तक रफ़ी साहब की यादें हम अपने मन में इसी तरह उनके गीतों के द्वारा, उनके अमर गीतों के द्वारा संजोते रहेंगे। दोस्तों, कैसी लगी ये पेशकश कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें, और साथ ही साथ एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब पे ज़रूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन और नए नए अपडेट्स मिलते रहें। सो दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम।